हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 9th केमिस्ट्री के साथ। हमने इस मैटर अराउंड अस प्योर के एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज को कंप्लीट कर लिया है और आज के लेक्चर में हम एग्जाम्पलर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डील करेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, इन सभी के वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री में अवेलेबल कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, ना ही कोई दूसरी फीस पे करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ सारी चीजें 100% फ्री है, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन, सजेस्ट सेपरेशन टेक्निक वन वुड नीड टू एम्प्लॉय टू सेपरेट द फॉलोइंग मिक्सचर्स। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि कौन सा सेपरेशन टेक्निक आप इनको सेपरेट करने के लिए यूज करेंगे। तो अगर सबसे पहली बात करें हम मर्क्यूरी और वाटर की, तो इसमें आता है डिकैंटेशन। क्यों आता है डिकैंटेशन? क्योंकि जो मर्क्यूरी है ये एक मेटल है और जो वाटर है वो तो नॉर्मल वाटर ही है। तो मेटल जो होता है उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है। अगर आप पानी में कोई मेटल को डालोगे तो वो पानी में नीचे डूब जाएगा, एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये हल्के होते हैं, वो बात अलग है। बट यहां पे बात हो रही है मर्क्यूरी की। अगर आप लिक्विड मर्क्यूरी तो लिक्विड फॉर्म में होता है, अब लिक्विड फॉर्म में मर्क्यूरी अगर आप पानी में डाल भी दोगे तो वो पानी में नीचे जाके सेटल हो जाएगा। अब आप आराम से डिकैंटेशन करके, डिकैंटेशन का मतलब क्या होता है, हल्का सा बीकर को टिल्ट करो, यहां हमारा मर्क्यूरी भरा हुआ है और यह हमारा पानी है, इसको पानी को इस तरीके से बहा दो, दिस इज नोन एज डिकैंटेशन। ओके, नेक्स्ट देखिए, पोटेशियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। अब यहां पे बड़ा आसान है एक चीज, पोटेशियम क्लोराइड जो होता है ये नॉन सबलाइम है, वहीं पे अमोनियम क्लोराइड जो है ये सबलाइम है। सो ये एक सबलाइम सब्सटेंस है, वेयर एज ये जो पोटेशियम क्लोराइड है हमारा ये एक नॉन सबलाइम सब्सटेंस है। तो क्या मतलब, ये नॉन सबलाइम है, वो सबलाइम है, तो हम आराम से सब्लिमेशन की प्रोसेस से इन दो सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं। सब्लिमेशन की प्रोसेस क्या होती है? सब्लिमेशन मींस आपने किसी चीज को हीट दी या एनर्जी दी तो वो सॉलिड से सीधा गैस बन जाएगा। अगर मैं इस मिक्सचर को हीट करूंगा तो अमोनियम क्लोराइड गैस बन के उड़ जाएगा, वेपर बन के उड़ जाएगा और पोटेशियम क्लोराइड वहीं रह जाएगा। तो प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन से आप आराम से इसको सेपरेट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कॉमन सॉल्ट, वाटर एंड सैंड। अब आप पानी लिया, पानी में आपने कॉमन सॉल्ट और सैंड का मिक्सचर डाला, नमक और सैंड, रेत का, नमक और रेत का मिक्सचर डाला। तो अब नमक और रेत का मिक्सचर यहां नीचे बैठ गया, ठीक है, ये बैठा हुआ है नमक और रेत का मिक्सचर। हम क्या करेंगे, अब उसको डिसॉल्व करेंगे। तो जो भी नमक है, नमक डिसॉल्व हो जाएगा पानी में, रेत ऐसी की ऐसी ही रह जाएगी, वो डिसॉल्व नहीं होगी। अब आप इसको फिल्टर कर लो, अब आप इसको फिल्टर कर लो। तो फिल्टर करने से क्या होगा, सैंड यहीं अटक जाएगी और पानी जो है वो नीचे आ जाएगा। सैंड वहीं अटक जाएगी, पानी नीचे आ जाएगा। हम पानी को एक बीकर में कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप इस बीकर को, जिसमें पानी है और उसमें अकेला पानी नहीं है, उसमें वाटर और सॉल्ट दोनों है साथ में, वाटर और सॉल्ट दोनों साथ में है। तो वाटर और सॉल्ट के मिक्सचर को अगर आप हीट करोगे तो पानी उड़ने लगेगा, नमक नीचे रह जाएगा, क्योंकि नमक इवेपोरेट नहीं होता, वो नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है जो चीजें इवेपोरेट नहीं होती वो वहीं रहती हैं, पड़ी रहती हैं। तो सॉल्ट जो है वो नॉन वॉलेटाइल है, वो उड़ेगा नहीं, पानी उड़ जाएगा। अब आप पानी को कंडेंस करके अलग से कलेक्ट कर सकते हो। तो पानी के लिए कंडेंसेशन कर लिया, सॉल्ट और पानी के लिए इवेपोरेशन कर लिया, और रेत अलग करने के लिए हमने फिल्ट्रेशन कर लिया। तो रेत अलग हो गई, पानी अलग हो गया। ये प्रोसेस से आप इसे सेपरेट कर सकते हो। लास्ट आता है केरोसिन ऑयल, वाटर एंड सॉल्ट। अब वही चीज आ जाती है, वाटर और सॉल्ट तो आपस में मिक्स हो जाएंगे, सॉल्ट पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। अब पानी में सॉल्ट डिसॉल्व हो गया, जो केरोसिन ऑयल है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता, क्योंकि ऑयल और वाटर कभी मिलते नहीं है आपस में साथ में। तो हमने क्या किया, सेपरेशन फनल या सेपरेटिंग फनल हमने अपना लिया। ओके, यहां नॉब ये वो लगा है स्टॉपर। अब इसमें मैंने, इस सेपरेटिंग फनल में मैंने केरोसिन ऑयल और पानी का जो मिक्सचर है उसको साथ में डाल दिया। तो केरोसिन ऑयल ऑब्वियस सी बात है कि वो ऊपर लेयर बना लेगा और नीचे वाटर लेयर बना लेगा। अब आप क्या करो, यहां से स्टॉप कॉक को चालू करो, तो धीरे धीरे पानी बह के नीचे निकलेगा। जैसे ही केरोसिन ऑयल की लाइन यहां तक पहुंचेगी, नीचे आते 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 आप नॉब को बंद कर दो, उसके स्टॉपर को लगा दो वापस से। उससे क्या होगा, केरोसिन ऑयल ऊपर ही रह जाएगा, पानी नीचे आ गया। अब आप केरोसिन ऑयल को किसी दूसरे बीकर में कलेक्ट कर सकते हो।
अब जो पानी हमारे पास आया है उसमें नमक भी मिला हुआ है, तो फिर वही चीज करोगे आप, नमक और पानी को सेपरेट करने के लिए आप उसे हीट करोगे, पानी उड़ जाएगा, नमक नीचे रह जाएगा, और जो पानी उड़ रहा है उसको आप कंडेंस करके अलग से कलेक्ट कर सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन सेपरेट दिस मिक्सचर। चलिए आंसर चेक करते हैं। सबसे पहले मर्क्यूरी एंड वाटर आर इमिसिबल, बट मर्क्यूरी इज मच heavier than water and hence can be separated by decantation. Okay, फिर नेक्स्ट आता है, देखिए sublimation. Ammonium chloride undergoes sublimation but potassium chloride does not. Therefore, they can be separated by sublimation. Next, shake the mixture and filter. Sand being insoluble remains on the filter paper, while filtrate is the solution of common salt and water. वही चीज बोली थी कि जो नीचे निकल के आया है, जैसे अगर आपने ये फनल लगाया और यहाँ पे हमने एक वाटर फिल्टर पेपर लगा रखा है, तो यहां सैंड अटक जाएगी, जो यहां पे अटकता है ऊपर फिल्टर पेपर में, इस चीज को हम लोग बोलते हैं रेसिड्यू, और जो नीचे बह के आ जाता है इसको हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेट। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेट। तो ये फिल्ट्रेट, वो रेसिड्यू, इस तरीके से अलग हो जाएगा। कॉमन सॉल्ट बीइंग नॉन वॉलेटाइल रिमेन्स इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क व्हाइल वाटर डिस्टिल्स ओवर। डिस्टिल्स ओवर मतलब उड़ के वाटर निकल जाता है, सॉल्ट वहीं रह जाता है। नेक्स्ट, सॉल्ट डिसॉल्व्स इन वाटर बट केरोसिन ऑयल डज नॉट। नमक पानी में मिल जाता है बट केरोसिन ऑयल नहीं मिलता। ट्रांसफर द मिक्सचर इनटू अ सेपरेटिंग फनल। आप मिक्सचर को सेपरेटिंग फनल में डालो, मैंने बना के भी दिखाया था। Kerosene oil being lighter than water makes the upper layer in the separating funnel. Remove the lower aqueous layer and separate the upper kerosene layer in a beaker. Distill the aqueous layer when salt being non-volatile remains in the distillation flask while water distills over. और फिर वही आपने जो सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर ले रखा है उसको हीट कर दो, डिस्टिल कर दो। डिस्टिल करना मतलब हीट करना है, हीट किया, वाटर अलग हो गया, सॉल्ट वहीं रह जाएगा, सेपरेट हो गए मिक्सचर्स हमारे। ये बहुत इजी है सेपरेशन टेक्निक्स। ओके, विच ऑफ द ट्यूब्स इन फिगर ए एंड बी विल बी मोर इफेक्टिव एज कंडेंसर इन द डिस्टिलेशन अपैरेटस। इन दोनों में से ज्यादा इफेक्टिव कौन सी होगी? ये जो ए है ये ज्यादा इफेक्टिव होगी। हमने पढ़ा है ये हमारा जो फिल्टर, ये जो हमारा है, दिस इज एक्चुअली फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ओके, अब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है इसमें ग्लास बीड्स होती हैं, तो ग्लास बीड्स क्या करती हैं? कंटिन्यूअस इवेपोरेशन कंडेंसेशन, इवेपोरेशन कंडेंसेशन में हेल्प करती हैं। अब ये जो ग्लास बीड्स है इनका जो ये लोअर सरफेस होता है ना, ये जितना भी लोअर सरफेस है, ये लोअर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर कंडेंसेशन। हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब पढ़ा था उसके टाइम पे पढ़ा था, आखिरी पार्ट जो हमारा पार्ट 3 है उसके टाइम पे, सो क्विक रिवीजन का पार्ट 3, उसमें हमने सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ी थी। तो उसमें क्या देखा था कि जो ग्लास बीड्स होती है, ग्लास बीड्स की जो लोअर सरफेस होता है, उनका लोअर सरफेस जो होता है वो कंडेंसेशन करवाता है कि वेपर्स उड़ेंगे, लोअर सरफेस से टकराएंगे और वापस से नीचे आ जाएंगे। तो सेपरेशन ये बहुत अच्छा कराएगा और वो नहीं करा पाएगा। दिस इज मच बेटर, दिस इज द बेस्ट। वो तो कुछ है ही नहीं, वो क्या ही सेपरेशन कराएगा? उसमें से ए वाला जो हमारा सब्सटेंस है वो भी साथ जाएगा, बी वाला सब्सटेंस भी साथ में जाएगा। बट इसमें अगर ए निकल के जा रहा है इस तरीके से, तो जो बी है वो जाएगा टकरा के वापस, जाएगा टकरा के वापस। ये बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे सेपरेशन होता है, हमने पढ़ा हुआ है ये। ओके, चलिए आंसर चेक करते हैं। Condenser is an equipment which is used to condense vapors to form liquids. Now greater is the surface area, ये आ गया पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था। Greater is the surface area, faster is the condensation. जितना ज्यादा surface area होगा उतना ही अच्छा condensation होगा। Since the number of glass balls provide greater surface area for condensation, glass balls जो है वो अच्छा condensation करवाती हैं। Therefore, tube A will be more effective as a condenser than tube B. इसीलिए ए जो है वो ज्यादा अच्छा है और बी थोड़ा सा दिक्कत है उसमें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉल्ट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन बाय इवेपोरेशन, सजेस्ट सम अदर टेक्निक फॉर द सेम। आप सॉल्ट को इवेपोरेशन से भी अलग कर सकते हो। कोई और तरीका है सॉल्ट को रिकवर करने का? एक बहुत अच्छा तरीका है हमारा क्रिस्टलाइजेशन, हमने पढ़ा हुआ है ये क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक में वो पूरा क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस की जाती है कि पहले हम एक चाइना डिश लेते हैं,
उसमें पानी भरते हैं, उसमें सॉल्ट डालते हैं और सॉल्ट डाल के सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना देते हैं। उसके बाद इसको हीट होने देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब हमने इसको हीट होने दिया, ओके, अब हमने इसको हीट होने दिया तो क्या होगा, इसको हीट करके हम इस सोल्यूशन को इतना कर देंगे, ओके, हम इसको हीट करके सोल्यूशन को इतना कर दिया, इतना सा बचा बस, ठीक है, सिर्फ इतना सा बचा। अब क्या हुआ, ये जो बचा हुआ है इसको ओवरनाइट छोड़ देंगे हम, रात भर के लिए छोड़ के रखोगे, क्रिस्टल बन जाएंगे, पानी इवेपोरेट हो जाएगा। क्रिस्टल्स हमें चाहिए थे, सॉल्ट के क्रिस्टल आप आराम से निकाल सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर देखते हैं इसका। ओके, सो देखिए, another technique which can be used to recover salt from its solution is crystallization. It removes soluble impurities also which do not get removed in the process of evaporation. अब चलिए ये चीज तो और एड ऑन ही हो गई हमारे साथ कि soluble impurities को भी ये अलग, insoluble impurities को भी ये सेपरेट कर देता है। इवेपोरेशन नहीं करता वो चीज, मगर यहाँ पे तो सॉल्ट तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ में क्रिस्टलाइजेशन में उसकी इंप्योरिटीज भी सेपरेट हो जाती हैं, और वो इंप्योरिटीज जो इनसोल्यूबल फॉर्म में है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। The sea water can be classified as a homogeneous as well as heterogeneous mixture. Comment. Sea water जो है ये एक होमोजीनस और एक हेट्रोजीनस दोनों तरह के मिक्सचर होते हैं। कैसे? सी वाटर में नमक घुला हुआ होता है, तो क्योंकि नमक इतने अच्छे से घुला हुआ है कि हमें समुद्र के पानी को देख के समझ नहीं आता है कि उसमें सॉल्ट भी है। हमने पढ़ा हुआ है, टेस्ट कर सकते हैं, वो बात अलग है, बट वैसे नमक समझ नहीं आएगा कि आपको उसमें देख के कि उसमें सॉल्ट भी प्रेजेंट है। और दूसरी चीज ये है कि ऊपर से लेके नीचे तक समुद्र के पानी में जहां पे भी आप टेस्ट करो पानी को, एक जैसा टेस्ट आएगा क्योंकि यूनिफॉर्मली सॉल्ट मिला हुआ है। तो इस तरीके से वो एक होमोजीनस मिक्सचर हो गया। बट हेट्रोजीनस की अगर बात करें तो समुद्र के पानी में बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी होते हैं, जो गंदगी होती है, जो डस्ट होती है, 10 तरह की चीजें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो भी पड़े हुए हैं। तो हेट्रोजीनस मिक्सचर वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स के टर्म्स में है, पानी में सस्पेंडेड पार्टिकल्स पड़े हैं, ये हो गया हेट्रोजीनस। और पानी में नमक घुला हुआ है वो कि बहुत यूनिफॉर्मली घुला हुआ है, वो हो गया होमोजीनस। तो इसीलिए बोला जाता है कि सी वाटर होमोजीनस और हेट्रोजीनस दोनों तरह का मिक्सचर होता है। चलिए आंसर चेक करते हैं। Sea water contains a number of suspended impurities, therefore it can be classified as heterogeneous mixture. At the same time, sea water contains a number of dissolved salts, therefore it can also be classified as homogeneous. वही सेम आंसर है जो हमने अभी एक्सप्लेनेशन में सुना। चलिए आगे बढ़ते हैं। While diluting a solution of salt in water, a student by mistake added acetone. What technique can be employed to get back the acetone? अब आप एक चीज देखिए कि एसीटोन का जो यहां पे बॉइलिंग पॉइंट दिया है दैट इज 56 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो दिया हुआ है वो क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। ये हमें पता है। अब दोनों के बीच में 25 केल्विन से भी ज्यादा का डिफरेंस है ना। तो इसके लिए हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि एसीटोन और वाटर ये दोनों मिसिबल हैं, और मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस यूज होती है वो क्या है, डिस्टिलेशन। द प्रोसेस इज डिस्टिलेशन। अब कौन सा डिस्टिलेशन? सिंपल डिस्टिलेशन, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, द डिफरेंस इज ग्रेटर देन 25 केल्विन। जो इन दोनों का डिफरेंस है वो 25 केल्विन से भी ज्यादा है, इसीलिए। चलिए आंसर चेक करें। Acetone is soluble in water, therefore a homogeneous mixture is obtained, and hence separation by separating funnel cannot be used. Since the point of acetone is much lower than that of water, therefore acetone can be recovered by distillation. During distillation, acetone being volatile distills over first, leaving water in the distillation flask. Acetone पहले उड़ जाता है, water नीचे रह जाता है। ये वही same explanation जो अभी हमने देखा। Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। Next question. What would you observe when a saturated solution of potassium chloride prepared at 60 degrees Celsius is allowed to cool to room temperature? अब 60 डिग्रीज पे हमने एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया, मतलब उसमें इतना सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया है कि अब और एक्स्ट्रा डिसॉल्व नहीं हो सकता। अब वो 60 डिग्री के सोल्यूशन को अगर मैं ठंडा करूं तो क्या होगा, वाटर के पार्टिकल्स जो है वो वापस पास आएंगे। जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है रूम टेम्परेचर के हिसाब से, अब भाई रूम टेम्परेचर हमारा जो है 25 डिग्री सेल्सियस, इस पे जो सॉल्यूट डिसॉल्व होगा वो कम होगा, 60 डिग्री सेल्सियस पे जो सॉल्यूट होगा वो ज्यादा होगा। ऐसा क्यों?
60 डिग्री पे टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है तो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे होंगे, जब वाटर के पार्टिकल्स डिस्टेंस पे आ जाएंगे तो उसमें और सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता है। बट 25 डिग्री पे जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो पास पास होंगे, उसमें सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हो, उतना नहीं हो पाएगा जितना 60 डिग्री पे हुआ है। तो जब 60 को आप 25 पे ठंडा करते हो, मतलब 60 का टेम्परेचर गिराते हो, तो जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट होता है ना 25 के हिसाब से, 25 पे समझ लो 2 ही चम्मच डिसॉल्व हो सकती है, 60 पे समझ लो हमारी 4 चम्मच डिसॉल्व हो सकती है। तो जब आप उसको 60 से 25 में ठंडा करोगे तो जो 2 एक्स्ट्रा चम्मच है ना, उतना सॉल्ट वापस से सॉलिड फॉर्म में बाहर आ जाएगा सॉल्यूशन में ही, ठीक है। जब ठंडा करोगे तो कूल करने पे जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट है वो बाहर आ जाएगा, पहली चीज। एन एक्वस शुगर सोल्यूशन इज हीटेड टू ड्राइनेस। अगर आपने एक्वस शुगर सोल्यूशन को पूरा ड्राइनेस तक हीट कर दिया तो क्या, एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर का मतलब क्या होता है, शक्कर को आपने पानी में घोल दिया है, शक्कर को पानी में घोल दिया तो इससे क्या हुआ, एक सोल्यूशन बन गया। अब आपने इसको हीट करना शुरू किया, पानी उड़ता जाएगा, शक्कर नीचे बचती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरी शक्कर उड़ जाएगी, पूरा पानी उड़ जाएगा, सिर्फ शक्कर रह जाएगी नीचे। उससे क्या होगा कि ये हमारा बीकर है, इसमें सिर्फ शक्कर ही शक्कर बची है। अगर आप इसको फिर भी हीट कर रहे हो, ये मैं इसको हीट कर रहा हूं एंड दिस इज शुगर, पानी तो पूरा इवेपोरेट हो गया है, H2O पूरा जा चुका है, शक्कर बची है बस। अब शक्कर को अगर आपने हीट कर दिया तो शक्कर जलने लग जाती है, शुगर जल जाती है, और क्या हो जाता है, चैरिंग ऑफ शुगर। चारिंग ऑफ शुगर बोलते हैं इस प्रोसेस को। ये शक्कर जल के और पूरी काली पड़ जाएगी या ब्राउन पड़ जाएगी, ओके, तो ये डिकम्पोज हो जाएगी, ये होता है। A mixture of iron fillings and sulfur powder is heated strongly। अब आप एक चीज देखिए, अगर आप आयरन और सल्फर के पाउडर को एक साथ हीट करते हो तो आपका FeS नाम का एक कंपाउंड बन जाता है। क्या होगा, आपने आयरन फिलिंग्स को और सल्फर पाउडर को हीट करके साथ में मिला के हीट कर दिया, उससे क्या होगा, आयरन और सल्फर मिलके एक कंपाउंड बना लेंगे FeS। अब इसके बाद अभी आप आयरन के पास मैग्नेट लेके आओगे ना तो आयरन चिपकेगा मैग्नेट से, बट अब इसके पास अगर मैग्नेट लेके आओगे तो कुछ नहीं होगा। आयरन सल्फाइड बन चुका है, अभी तक ये आयरन अकेला था, अब रिएक्शन के बाद ये आयरन सल्फाइड बन गया है, ठीक है। इसकी नाम क्या है, आयरन सल्फाइड, ओके, आयरन सल्फाइड। तो आयरन सल्फाइड ये बन गया। अब आप इसके पास मैग्नेट लाओ, कुछ नहीं होगा, ये कंपाउंड बन गया है, केमिकल रिएक्शन हो गई है, केमिकल चेंज आ गया है, ठीक है। ये हमारे हो गए 3 व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन का। चलिए आंसर देखते हैं इसके। सोल्यूबिलिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड डिक्रीजेस, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा। देयरफॉर व्हेन पोटेशियम क्लोराइड एट 60 डिग्री सेल्सियस इज कूल्ड, some of the dissolved potassium chloride will separate out। यही चीज एक्सप्लेन करी थी आपको अभी। When an aqueous solution of sugar is heated to dryness, water evaporates leaving behind solid sugar। इनने यहाँ solid sugar तक छोड़ दिया है करके। हमने ये भी पढ़ा था कि अगर आप उसको और ड्राइनेस के बाद थोड़ा हीट करोगे तो शुगर की चैरिंग हो जाती है, शुगर जल जाती है, ठीक है, वरना शुगर आखिर में बची थी, वो डायग्राम तो हमने बना के देखा ही था। ओके, नेक्स्ट, when an aqueous ये हो गया, when a mixture of iron fillings and sulfur is heated, a new compound called iron sulfide is formed। ओके, आयरन सल्फाइड बन जाता है जो कि एक नया कंपाउंड होता है, और इसकी प्रॉपर्टी उन दोनों से मैच नहीं करती। आयरन सल्फाइड ना आयरन की तरह है ना सल्फर की तरह, इसकी प्रॉपर्टी अलग होंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Explain why particles of a colloidal solution do not settle down when left undisturbed, while in the case of suspension they do। सस्पेंशन में जो पार्टिकल का साइज होता है वो बड़ा होता है, कोलॉइड में पार्टिकल का साइज छोटा होता है। वो पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि वो नीचे नहीं सेटल होगा, वो सस्पेंड होकर घूमता रहेगा, उसी में पानी में तैरता रहेगा। वहीं सस्पेंशन में जो पार्टिकल साइज होता है वो बड़ा होता है, हैवी होता है, तो वो नीचे सेटल हो जाता है। दूसरी चीज ये कि कोलॉइड में जो कोलॉइड होता है हमारा, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ कोलॉइड, तो इसमें क्या होता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को कंटिन्यूअसली रिपेल करता है। रिपेल करना मतलब दूर धकेलना, तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हमेशा धक्का देके दूर करता रहेगा। तो इसके कारण क्या होता है, धक्का देके दूर करने के कारण वो कभी भी सेटल नहीं होते, एक दूसरे को धकेलते रहते हैं और हिलते रहते हैं। तो कोलॉइड के पार्टिकल्स ये रीजन के कारण सेटल नहीं होते, बिकॉज दे कीप ऑन रिपेलिंग ईच अदर। ओके, तो यहां पे ये हमारा रीजन हो गया। चलिए आगे देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। कोलॉइडल पार्टिकल्स कैरी
either positive or negative charge since like charge repel each other, therefore colloidal particles do not come near one another to form bigger particles। अब इसके कारण क्या हो रहा है, कोलॉइड का जो पार्टिकल है उसमें या तो नेगेटिव या पॉजिटिव कोई एक चार्ज होगा। अब क्या होता है, ये एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं। अब जब रिपेल करेंगे तो एक साथ चिपक के भारी पार्टिकल नहीं बनाएंगे और वो सेटल नहीं होगा। यही चीज आपको अभी एक्सप्लेन करी मैंने कि पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं और रिपेल करने के कारण वो एक दूसरे के पास आके बड़े पार्टिकल्स नहीं बनाते, जिसके कारण वो सेटल नहीं होता। Therefore, particles of colloidal solution do not settle when left undisturbed. In contrast, particles of a suspension do not carry any charge. Suspension के particles जो होते हैं वो कोई charge carry नहीं करते and are also quite big. यही हमने अभी पढ़ा था कि वो बड़े बड़े भी होते हैं in size. Therefore, when suspension are left undisturbed, their particles combine together and settle down. इनके पार्टिकल्स जो हैं वो जुड़ जाते हैं और सेटल हो जाते हैं बड़े होने के कारण। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मोक एंड फॉग बोथ आर एरोसोल्स, इन व्हाट वे आर दे डिफरेंट। स्मोक और फॉग दोनों एरोसोल हैं और ये किस तरीके से अलग हैं, चलिए देखते हैं। पहली बात तो ये कि स्मोक और फॉग दोनों में ही जो डिस्पर्शन मीडियम है वो एयर है। ओके, तो स्मोक और फॉग दोनों में ही डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज, इसकी बात कर रहे हैं। तो डिस्पर्शन मीडियम दोनों में क्या है, एयर। ओके, बट बात कहां चेंज होती है, जब डिस्पर्स्ड फेज की बात आती है। स्मोक में डिस्पर्स्ड फेज है कार्बन पार्टिकल्स जो कि होते हैं सॉलिड। ओके, कार्बन पार्टिकल्स जो कि होते हैं सॉलिड। और फॉग में जो डिस्पर्स्ड फेज है वो आता है वाटर जो कि होता है लिक्विड। तो इस वे में डिस्पर्स्ड फेज के कारण ये दोनों एरोसोल अलग हो जाते हैं। चलिए आंसर चेक करते हैं। डिस्पर्शन मीडियम दोनों का स्मोक और फॉग का सेम है जो कि है एयर। ओके, अब डिफर फ्रॉम ईच अदर इन डिस्पर्स्ड फेज, दोनों डिस्पर्स्ड फेज में अलग है। इन केस ऑफ स्मोक, डिस्पर्स्ड फेज कंसिस्ट ऑफ फाइन पार्टिकल्स ऑफ कार्बन, while in case of fog it consists of particles of water। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फिजिकल और केमिकल चेंज, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इनको हमको फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफाई करना है। द कॉम्पोजिशन ऑफ अ सैंपल ऑफ स्टील इज 98% आयरन, 1.5% कार्बन एंड 0.5% अदर एलिमेंट्स। ये उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है कि कितने कितने परसेंट में क्या क्या चीजें मिली हुई हैं। ओके, नेक्स्ट, जिंक डिसॉल्व्स इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब यहां रिएक्शन हो रही है, जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है। तो ये हो गई हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज की। ओके, फिर मेटालिक सोडियम इज सॉफ्ट इनफ टू बी कट विद अ नाइफ। आप उसको आराम से नाइफ से काट सकते हो, ये उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। फिर नेक्स्ट, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म एल्कलीज ऑन इंटरैक्टिंग विद वाटर। मेटल ऑक्साइड्स जो होती हैं वो एल्कलीज फॉर्म करते हैं जब उनको पानी में मिलाया जाता है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी हुई क्योंकि एल्कली एक हाइड्रोक्साइड होता है। तो ऑक्साइड से हाइड्रोक्साइड बनना कैसे, फॉर एग्जाम्पल Na2O प्लस वाटर गिव्स NaOH, 2NaOH। ओके, तो देखो पहले क्या था और अभी क्या है, ये केमिकल चेंज है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि भाई ये एक केमिकल प्रॉपर्टी है। ओके, तो देखिए क्या है हमारा आंसर इसका, फिजिकल केमिकल फिजिकल केमिकल। चलिए आंसर चेक करें, चलिए आंसर देखते हैं। स्टील इज एन अलॉय ऑल्दो इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ आयरन, कार्बन एंड अदर मेटल्स, फॉर्मेशन ऑफ स्टील इज अ फिजिकल चेंज। देखिए लिखा हुआ है यहां पे कि जो फॉर्मेशन ऑफ स्टील है वो फिजिकल चेंज है। ओके, सिंस स्टील गिव्स ऑल द इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन, कार्बन एंड अदर एलिमेंट्स, ये फिजिकल चेंज है क्योंकि सिंपली हमने एलिमेंट्स को मिलाया हुआ है। नेक्स्ट, when zinc dissolves in hydrochloric acid it forms zinc chloride and hydrogen gas. Since both zinc chloride and hydrogen gas are new components components having altogether different properties than those of zinc and hydrochloric acid, therefore it is a chemical change. Same चीज explanation में हम लोग देख चुके हैं। Next,
Cutting of metallic sodium with knife changes only the physical appearance of sodium metal but does not change its composition. अब इसमें क्या हो रहा है, सोडियम के सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आ रहा है, केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं है, तो इसीलिए हम इसको फिजिकल चेंज बोलेंगे. और नेक्स्ट, most of the metal oxides combine with water to form metal hydroxide. metal oxide water के साथ combine होकर metal hydroxide बनाती है, जिसका आपको मैंने सोडियम का एग्जांपल भी बताया था अभी पिछली स्लाइड में. so therefore it is a chemical change, और ये एक केमिकल चेंज है. तो फिजिकल, केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल, हमारा वही ऑर्डर यहां पे फॉलो हुआ है. चलिए आगे बढ़ते हैं. The teacher instructed 3 students A, B and C respectively to prepare a 50% solution of sodium hydroxide. A dissolved 50 gram of NaOH in 100 ml of water. B dissolved 50 grams of NaOH in 100 grams of water, while C dissolved 50 grams of NaOH in water to make 100 ml of solution. Which one of them has made the desired solution and why? अब यहाँ पे वो जो हमने कैलकुलेशंस देखे थे ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के जो न्यूमेरिक फॉर्मूलेस थे, यहां पे वो यूज करना है. देखिए अब क्या हुआ, उन्होंने 3 केस लिए हैं. एक है ए, एक है बी और एक है सी. ठीक है, इसमें बनाना कितना है, 50% मास बाय वॉल्यूम हमको बनाना है एक सोल्यूशन. तो इसमें उन्होंने बोला ए ने 50 ग्राम सोडियम NaOH मिलाया 100 ml वाटर में. ओके, 100 ml वाटर में मिलाया, तो 100 ml वाटर, अब नीचे तो सोल्यूशन आता है, नीचे तो सोल्यूशन आता है ना. तो क्लियर सी एक चीज, एक मिनट, नीचे आता है, ये होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, है ना. सो हमारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, 100 ml हमने पानी लिया, उसमें 50 ग्राम NaOH डाल दिया. तो अब मास बाय वॉल्यूम सोल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमको 50% देखना है. तो देखिए यहां पे एक्चुअली बोला क्या हुआ है कि NaOH जो है हमारा, उसके 100 ml पानी है, 100 ml पानी में घुला हुआ है वो. तो 100 ml पानी का वेट जो मास है, दैट इज एग्जैक्टली 100 ग्राम, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है ना. और अगर आप डेंसिटी का फॉर्मूला देखो तो इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम. अब मुझे वॉल्यूम दिया है 100, डेंसिटी होती है 1, मास कितना हो जाएगा, 100 ऊपर आएगा, हो गया 100 इंटू 100, मास 100. तो अब आप ये देखो, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है इसका, वो नीचे ये होता है सॉल्यूशन का वॉल्यूम. तो अब मैं सॉल्यूशन का वॉल्यूम देखूं तो 50 ग्राम का ये, 100 का ये, तो टोटल 150 हो गया, है ना. टोटल कितना हो गया, 150. अब अगर आप देखोगे तो यहां 0 से 0 को हटाओ, 5 3 जा 5 10 जा 100/3. ठीक है, 2 मिनट यहां बी को हटा देते हैं, बी और सी को. 100/3, ये 33.33% के आसपास आ रहा है. अब कहां है ये 33.33? इनने तो बोला है, टीचर ने बोला है एबीसी को ये करके और 50% का सोल्यूशन बनाने के लिए, है ना. तो 50% ये दिया है, 50% का सोल्यूशन बनाने के लिए, ये तो 33.33 आ रहा है. चलो अब बी का केस देख लेते हैं एक बार कि बी वाला क्या बोल रहा है भाई, है ना. बी वाले का कहना है, बी डिसॉल्व्ड 50 ग्राम ऑफ NaOH, वो ये भी वही सेम चीज, 100 ग्राम पानी. अब 100 ग्राम पानी लो या 100 ml लो पानी, बात तो उतनी है. ये भी वही हो गया 50/150 इंटू 100 विच कम्स आउट टू बी 33.33, है ना. तो किसका, ए और बी दोनों का केस यही है. चलो सी का केस देखते हैं. सी ने क्या बोला है, डिसॉल्व 50 ग्राम्स ऑफ NaOH हो गया, while C dissolved 50 ग्राम ऑफ NaOH in water to make 100 ml of solution. मतलब 50 ग्राम NaOH उसने पूरा सोल्यूशन 100 ml का बनाने के लिए लिया. तो इसका मतलब पहले 50 ग्राम NaOH को उसने थोड़े से पानी में मिलाया और फिर वॉल्यूम को पूरा 100 ml तक भर दिया. तो टोटल सोल्यूशन 100 ml का बना. इसका मतलब 50/100 इंटू 100. अब देखो 100 से 100 कट गया, 50%. तो इसका मतलब किसका बना है 50%? सी जो है स्टूडेंट, उसका 50% सोल्यूशन बना है. चलिए आंसर चेक करते हैं. By definition, a 50% mass by volume percent solution means 50 grams of a solute dissolved in 100 ml of solution. Total 100 ml of solution में 50 ग्राम NaOH मिला हुआ. Therefore, student C made the desired solution since he first dissolved 50 gram of NaOH in small volume of water and then added more water to make the total volume of the solution to 100 ml.
यही तो हमने अभी बात की थी। ओके, अब बाय डेफिनेशन 50% mass by mass percent solution means 50 grams of a solute dissolved in 100 grams of solution. Since student B dissolved 50 grams of NaOH in 100 grams of water, therefore total mass of the solution is 50 plus 100 150. यही आपको कैलकुलेशन करके बताया कि टोटल 150 ग्राम हो गया। अब कैलकुलेशन देखो, ये वही सेम कैलकुलेशन है जो अभी हमने किया। तो जो A और B है उनका ये आ रहा है 33.3 और जो हमारा C है उसका आ रहा है 50% एग्जैक्टली, क्योंकि 50 ग्राम NaOH उसने 100 ml टोटल सोल्यूशन में मिलाया है। ओके, तो C ने करेक्ट सोल्यूशन बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम द प्रोसेस एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग। इनके साथ क्या क्या प्रोसेस हो रही है चलिए देखते हैं। ड्राई आइस इज केप्ट एट रूम टेम्परेचर एंड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद अ ड्रॉप ऑफ इंक प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर कंटेन्ड इन अ ग्लास स्प्रेड्स थ्रू आउट द वाटर। अ पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल इज इन अ बीकर एंड वाटर इज पोर्ड इनटू द बीकर विद स्टिरिंग। एक काम करते हैं, बहुत बड़े सेंटेंस है, डायरेक्टली शुरू करते हैं एक एक को कि क्या हो रहा है। चलो देखो, सबसे पहले ड्राई आइस इज केप्ट एट रूम टेम्परेचर एंड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें कौन सी प्रोसेस हो रही है? वही हमारी एक प्रोसेस है जो ड्राई आइस मतलब हमारा सॉलिड CO2 सॉलिड कब होगा? CO2 गैस थी, उसको प्रेशर लगाया, सॉलिड बन गया। फिर सॉलिड को अगर आप खुले हवा में रख दोगे वो वापस से गैस बन जाएगा। ये प्रोसेस है सब्लिमेशन की। चलिए यहां पे लिख देते हैं सब्लिमेशन। ओके, फिर नेक्स्ट प्रोसेस देखिए। अ ड्रॉप ऑफ इंक प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर कंटेन्ड इन अ ग्लास स्प्रेड्स थ्रू द वाटर। इंक को पानी में डाला, इंक पूरे पानी में फैल गई। सिंपल सी प्रोसेस, चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया था, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। Next, a potassium permanganate crystal is in a beaker and water is poured into the beaker with stirring. तो हमने क्या किया है? पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल जो है वो बीकर में लिया और बीकर में उसको घोल दिया। जब घोलोगे तो घोलने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिसोल्यूशन। तो यहां पे टर्म आ जाएगी नेक्स्ट, दैट इज डिसोल्यूशन। चलो भाई, ये प्रोसेस भी हो गया। नेक्स्ट, एसीटोन बॉटल इज लेफ्ट ओपन एंड द बॉटल बिकम्स एम्प्टी। एसीटोन बॉटल को खुला छोड़ दिया और बॉटल पूरी एम्प्टी हो गई, खत्म हो गई। कौन सी प्रोसेस है? एसीटोन इवेपोरेट हो गया। तो प्रोसेस हो गई इवेपोरेशन की या फिर वेपराइजेशन, जो बोलना हो। इवेपोरेशन बेटर है तो इवेपोरेशन बोल दिया। मिल्क इज चर्न्ड टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम इट। याद है, चर्निंग ऑफ मिल्क, सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क। कौन सी प्रोसेस है? सेपरेशन टेक्निक्स में पार्ट 3 ऑफ क्विक रिवीजन में हमने पढ़ा है। This is centrifugation. Okay. Next, settling of sand when a mixture of sand and water is left undisturbed for some time. अगर थोड़ी देर के लिए आप सैंड को पानी में डाल के छोड़ दोगे तो क्या होगा? सैंड धीरे धीरे नीचे सेटल हो जाएगी। सैंड का नीचे सेटल होना है सेडिमेंटेशन। ये हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। तो ये प्रोसेस हो गई सेडिमेंटेशन की। उसके बाद नेक्स्ट आता है फाइन बीम ऑफ लाइट एंटरिंग थ्रू अ स्मॉल होल इन अ डार्क रूम इल्यूमिनेट्स द पार्टिकल्स इन इट्स पाथ। क्या होता है? अगर एक बीम ऑफ लाइट आ रही है, उसके रास्ते में जितने पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट ग्लो करने लगती है। ये प्रोसेस हमने कहां पढ़ी थी? जब सॉल्यूशन सस्पेंशन कोलॉइड पढ़ा था पार्ट 2 में क्विक रिवीजन के। इस प्रोसेस का नाम होता है टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो ये हो गया हमारा टिंडल इफेक्ट। ओके, चलिए चेक करें। सब्लिमेशन, डिफ्यूजन, डिसोल्यूशन, इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेडिमेंटेशन एंड टिंडल इफेक्ट। आंसर चेक करते हैं। बड़े बड़े स्टेटमेंट में आंसर दिया हुआ है, मगर यहां पे वन वर्ड आंसर इज सफिशिएंट। क्वेश्चन की डिमांड पे डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन ज्यादा नंबर का है और उन्होंने एक ही चीज पूछी है, आप बड़े स्टेटमेंट लिखो जहां यहां पे जैसा दिया है, तो दीज आर एक्चुअली दी स्टैंडर्ड आंसर्स। बट हमें किसको देखना है? मेन जो प्रोसेस है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछता है, नेम द प्रोसेस एसोसिएटेड। तो नेम करना है। चलिए नेम कर देते हैं। सबसे पहली प्रोसेस ये दिया हुआ है, देखिए, सब्लिमेशन। एज पर द क्वेश्चन आस्क्स अबाउट नेमिंग द प्रोसेस। तो ये हो गया सब्लिमेशन। नेक्स्ट प्रोसेस हमारी हो गई, देखो, डिफ्यूजन, जो हमने पढ़ा हुआ था। फिर थर्ड प्रोसेस क्या है? प्रोसेस कॉल्ड डिसोल्यूशन। ओके, उसके बाद देखिए इवेपोरेशन। तो सब्लिमेशन, डिफ्यूजन, डिसोल्यूशन और इवेपोरेशन। आप टाइम लेके एक बार वीडियो को पॉज करके स्टेटमेंट्स पढ़ सकते हैं। हालांकि स्टेटमेंट में कुछ नया नहीं है, ये वही सेपरेशन टेक्निक है जो हमने पार्ट 3 के हमारे जो क्विक रिवीजन है उसमें पढ़ी थी। ओके, नेक्स्ट,
क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम द मिल्क बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, वही प्रोसेस। उसके बाद देखिए सैंड इनसोल्यूबल इन वाटर, सैंड नीचे सेटल हो जाती है, सेडिमेंटेशन। एंड लास्ट पार्ट है हमारा टिंडल इफेक्ट। सारे आंसर सही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आर गिवन टू सैंपल्स ऑफ वाटर लेबल्ड एज ए and B. Sample A boils at 100 degrees Celsius and sample B boils at 102 degrees Celsius. Which sample of water will not freeze at 0 degrees Celsius? एक सैंपल पानी का 100 डिग्री पे बॉईल हो रहा है, दूसरा 102 डिग्री पे हो रहा है। इन दोनों में से कौन सा सैंपल 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं होगा? वो सैंपल होगा सैंपल बी विच बॉइल्स एट 102। क्यों? ये 100 डिग्री पे बॉईल हो रहा है, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है। तो जो वाटर 100 डिग्री पे बॉईल हो रहा है वो प्योर है, तो वो फ्रीज भी 0 डिग्री पे हो जाएगा। बट जो 102 डिग्री वाला ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका मतलब है कि वो वाटर प्योर नहीं है, उसमें और भी कुछ मिला हुआ है। तो इसका मतलब ये कि वो वाटर फ्रीज भी 0 डिग्री पे नहीं होगा, 0 डिग्री से नीचे होगा, क्योंकि प्योर वाटर तो 100 डिग्री और 0 डिग्री पे बॉइलर फ्रीज हो जाता है। बट इम्प्योर वाटर या बॉयल ज्यादा पे होता है और फ्रीज कम पे होता है, मतलब 0 डिग्री से भी कम पे फ्रीज होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि वाटर में अगर आप कोई सॉल्यूट ऐड कर दोगे तो वो सॉल्यूट भी तो अपनी प्रॉपर्टी दिखाएगा ना, वो वाटर के वेपराइजेशन को स्लो कर देता है। इस कारण टेम्परेचर बढ़ जाता है, 102 डिग्री पे बॉईल हो रहा है पानी। ओके, तो सैंपल बी इज नॉट प्योर। ओके, आंसर चेक करें। Presence of impurity raise the boiling point but lower or depress the freezing point. यही स्टेटमेंट अभी मैंने बोला। Therefore, sample A which boils at 100 degrees Celsius must freeze at 0 degree. On the other hand, sample B which boils at 102 degree must freeze at a temperature lower than 0 degree. Okay, clear? चलिए आगे बढ़ते हैं। What are the favorable qualities given to gold when it is alloyed with copper or silver for the purpose of making ornaments? गोल्ड को ऐसी क्या खास प्रॉपर्टी मिल जाती है जब वो गोल्ड कॉपर या सिल्वर के साथ मिलाया जाता है? गोल्ड एक्चुअली क्या होता है, जो प्योर गोल्ड होता है ना वो बहुत सॉफ्ट होता है। अगर आप उसको मोड़ना चाहोगे ना या अंगूठी बनाने के लिए भी, तो गोल्ड टूट जाएगा, वो नहीं बनेगा, सॉफ्ट होता है वो। इसलिए उसमें थोड़ा सा कॉपर या आयरन मिलाया, कॉपर या फिर सिल्वर मिलाया जाता है ताकि गोल्ड को थोड़ा हार्ड किया जा सके और उसको ऑर्नामेंट्स वगैरह के फॉर्म में बनाया जा सके। ओके, और ये प्रोसेस क्या होती है, इसमें हम गोल्ड को कॉपर सिल्वर के साथ में मिला रहे हैं, तो ये अलॉय बनाने की प्रोसेस है। अलॉय बनाया ही इसलिए जाता है ताकि मेटल की प्रॉपर्टी को और अच्छा किया जा सके। ओके, चलिए आंसर देखते हैं। प्योर गोल्ड इज सॉफ्ट, देखिए, एंड हेंस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। Therefore, to make gold hard and hence suitable for making ornaments, it is alloyed with either copper or silver. क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बन जाए, हार्ड बन जाए, इसलिए कॉपर या सिल्वर मिलाया जाता है। इन इंडिया जनरली 22 कैरेट गोल्ड containing 22 parts by weight of pure gold and 2 parts of weight of copper is used for making jewelry. इंडिया में जैसे 24 कैरेट गोल्ड जो होता है वो प्योर गोल्ड होता है, तो हम क्या करते हैं उसमें थोड़ा सा कॉपर या सिल्वर मिला लेते हैं जिससे गोल्ड की जो कैरेट्स है वो रिड्यूस हो जाते हैं। अब 22 कैरेट गोल्ड इंडिया में ज्यादा यूज होता है, अब वरना 20 कैरेट, 18 कैरेट, 16 कैरेट, आप जैसा चाहो वैसे कर सकते हो, पर कैरेट जितना कम होता है गोल्ड उतना कम होता जाता है, दूसरा मेटल उसमें ऐड होता जाता है, गोल्ड की मात्रा कम होती जाती है कैरेट के कम होने से। ओके, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, an element is sonorous and highly ductile. Under which category would you classify this element? What other characteristics do you expect the element to possess? देखिए, उनने बोला कि हमारे पास एक एलिमेंट है जो कि सोनोरस और हाईली डक्टाइल है, मतलब ये सोनोरस एलिमेंट है और डक्टाइल एलिमेंट है। तो अब ऐसा कौन, मतलब ये एलिमेंट को आप किस कैटेगरी में डालोगे? तो पहली चीज तो ये कि हमने छोटी क्लासेस में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एक चैप्टर पढ़ा है। सोनोरस का मतलब होता है जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करे, और डक्टाइल का मतलब होता है जिसके आप वायर बना सको। तो ऐसा एलिमेंट जो सोनोरस और डक्टाइल हो वो मेटल होता है। ओके, और मेटल की बाकी प्रॉपर्टीज और क्या है? दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर हार्ड, दे आर सॉलिड्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल को आप अगर ऐसे खींचोगे मेटल नहीं टूटेगा, मेटल स्ट्रांग होता है। बाकियों की टेंसाइल, इसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसका मतलब खींचने के टाइम पे स्ट्रेस झेलने की कैपेसिटी। तो मेटल में स्ट्रेस झेलने की कैपेसिटी ज्यादा होती है।
तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई हो गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, डेंसिटी मेटल्स की ज्यादा होती है, मतलब मेटल्स जो होते हैं वो ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, पानी में डालोगे डूब जाएगा, डेंसिटी मेटल्स की ज्यादा होती है। ओके, हार्ड होते हैं, दे आर मैलिएबल, अगर आप उन्हें बीट करोगे तो वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। दे आर लस्ट्रस, लस्ट्रस का मतलब मेटल्स जो होते हैं उनकी सरफेस शाइन करती है, दे आर शाइनी। तो ये सारे कैरेक्टर्स मेटल्स के हैं और वही उनने यहां पे पूछा है। चलिए आंसर चेक करते हैं। इट इज अ मेटल, द एलिमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी लस्ट्रस, मैलिएबल एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहां तो फिर भी कैरेक्टर्स कम दिए, हमने ज्यादा भी डिस्कस कर लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिव एन एग्जांपल ईच फॉर द मिक्सचर हैविंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, सजेस्ट अ सुटेबल मेथड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ दीज मिक्सचर्स। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एग्जांपल देना है एक मिक्सचर का जो इन कैरेक्टर्स को लिया हुआ हो, अ वॉलेटाइल एंड अ नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप एक ले सकते हो पेट्रोल, पेट्रोल बहुत वॉलेटाइल होता है, पेट्रोल में आप मिला सकते हो चाहो तो शुगर। ओके, अगर आप चाहो तो ये ले सकते हो वाटर और शुगर। जो वाटर होता है या पेट्रोल होता है ये वॉलेटाइल है, शुगर दोनों जगह नॉन वॉलेटाइल है। सॉल्ट भी ले सकते हो, नॉन वॉलेटाइल है, इसका मतलब वो इवेपोरेट नहीं होता, वाटर और पेट्रोल इवेपोरेट हो जाते हैं। तो दीज बोथ आर वॉलेटाइल एंड शुगर इज नॉन वॉलेटाइल। ओके, नेक्स्ट, टू वॉलेटाइल कंपोनेंट्स विद अप्रिशिएबल डिफरेंसेस इन बॉइलिंग पॉइंट। एक ले लो एसीटोन, एक ले लो वाटर। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 56 डिग्रीज, है ना। एसीटोन प्लस वाटर का मिक्सचर आप ले सकते हो, क्योंकि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 56 डिग्री सेल्सियस और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो इन दोनों को आप मिलाओगे, वो आराम से सेपरेट, वो डिस्टिलेशन की प्रोसेस से ये सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस, टू इमिसिबल लिक्विड्स। आप टू इमिसिबल लिक्विड्स में डाल दो ऑयल और वाटर। ऑयल और वाटर दोनों इमिसिबल है, कभी भी आपस में मिलते नहीं है। नेक्स्ट, वन ऑफ द कंपोनेंट्स चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट। दो में से एक कंपोनेंट जो है वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। तो इसका हम एग्जांपल क्या ले सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। ओके, सो हमारा जो अमोनियम क्लोराइड है ये सबलाइम है और ये नॉन सबलाइम है। ये हीट करते ही सीधा सॉलिड से गैस बन जाएगा, इसे कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट, टू और मोर कलर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट सोल्यूबल इन सेम सॉल्वेंट। हमारी ब्लैक इंक, ब्लैक इंक याद है, क्रोमैटोग्राफी, हमने क्रोमैटोग्राफी पढ़ी थी। तो जो ब्लैक इंक होती है, ओके, जो हमारी ब्लैक इंक होती है, इट इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ रेड एंड ब्लू इंक। रेड और ब्लू इंक का मिक्सचर होता है, क्योंकि पानी में मैंने रेड भी मिलाया है, ब्लू भी मिलाया है, तो सॉल्यूट्स डिसॉल्व्ड इन द सेम सॉल्वेंट। ओके, अब उन्होंने ये भी बोला है, सजेस्ट अ सुटेबल मेथड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ दिस मिक्सचर। मैंने आपको एक बार तो एग्जांपल्स बता दिए, ठीक है। अब यहां पे हम इनके मेथड्स देखते हैं कैसे सेपरेट कर सकते हो। इनको कैसे सेपरेट कर सकते हो, सिंपली इवेपोरेशन की प्रोसेस से। ओके, इवेपोरेशन की प्रोसेस से आप इन्हें सेपरेट कर सकते हो। सेकंड वाला जो ये है, इसको डिस्टिलेशन की प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हो। ओके, फिर थर्ड आता है, ये थर्ड को आप सेपरेटिंग फनल की प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है ये अमोनियम क्लोराइड वाला, इसको सब्लिमेशन की प्रोसेस से आप सेपरेट कर सकते हो। ओके, और लास्ट आता है ब्लैक इंक, इसको आप क्रोमैटोग्राफी की मेथड से सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, क्रोमैटोग्राफी। ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। चलिए अब आंसर चेक करते हैं इसका। ओके, अब mixture containing a volatile and a non-volatile component can be separated by distillation. Example, an aqueous solution of common salt. Aqueous solution of common salt, नमक को पानी में डाल दो, हो गया। आगे, two volatile components with appreciable differences in their boiling points can be separated by simple distillation. यहां उन्हें distillation का बता दिया, distillation अभी हमने पढ़ा था ना। अब इसमें example किसका दिया है, अरे वाह, देखो सेम वही एसीटोन और वाटर, वही सेम एग्जांपल दिया हुआ है। तो एसीटोन 56 डिग्री और वाटर 100 डिग्री, डिस्टिलेशन से आप दोनों को सेपरेट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू इमिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। एग्जांपल, बेंजीन या केरोसिन ऑयल या वाटर। अब बेंजीन या केरोसिन ऑयल लेके उसको आप पानी में मिला दो। बेंजीन केरोसिन ऑयल
पानी से अलग लेयर फॉर्म कर लेते हैं, सेपरेटिंग फनल, ये लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इफ वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर डायरेक्टली चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट, द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। इसके लिए एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, कॉमन सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड, इनने भी वही लिया है, अमोनियम क्लोराइड की जगह आप कैम्फर भी ले सकते हो। यहां हालांकि उन्होंने बहुत ब्रॉड वे में इसको एक्सप्लेन किया है, बट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में इतना ब्रॉड जरूरत नहीं है। उन्होंने आपसे एग्जांपल पूछा है और प्रोसेस पूछी है, आप एक एग्जांपल लिख दो और प्रोसेस लिख दो, सिर्फ प्रोसेस लिख दो कि भाई ये प्रोसेस है, इससे होगा। इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन का एज सच नॉट रिक्वायर्ड, बट आप एक बार वीडियो को पॉज करके जरूर इन स्टेप्स को पढ़ ले, इन प्रोसेसेस को एक बार पढ़ ले, आप ही का कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा। ओके, two or more colored constituents which are soluble in some solvent can be separated by क्रोमेटोग्राफी। आप उसे क्रोमेटोग्राफी से अलग कर सकते हो, जैसे कि हमारा इंक को हमने अभी सेपरेट किया था हमारे पार्ट 3 क्विक रिवीजन में। क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक आई थी जिसमें ब्लैक कलर से ब्लू और रेड को अलग किया था, ये वही सेम प्रोसेस है क्रोमेटोग्राफी की। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Fill in the blanks. Colloidal is a dash mixture and its components can be separated by the technique known as. Colloid एक कैसा mixture है? It is a heterogeneous mixture. It is a heterogeneous mixture and its components can be separated by a process of centrifugation. इनको आप centrifugation की process से अलग कर सकते हो। Next आता है ice, water and water vapor look different and display different physical properties. केमिकली तो आइस, वाटर और वाटर वेपर तीनों ही H2O है, तो हम यहां डाल देते हैं डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज, बट दे आर डैश द सेम। बट ये क्या है, ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, बट केमिकली दे आर सेम। केमिकली ये सेम है, थोड़ा वर्ड्स में चेंज आ सकता है आंसर में। फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है बट इनके केमिकली ये सारे सेम है। केमिकली तीनों चीजें H2O है। A mixture of chloroform and water taken in a separating funnel is mixed and left undisturbed for some time. The upper layer in the separating funnel will be of chloroform और water दिया हुआ है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा ऊपर, वाटर। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो 2 लेयर्स फॉर्म होंगी, ये लेयर 1 है और ये लेयर 2 है। अगर हम बात करें क्लोरोफॉर्म की, तो जो हमारा क्लोरोफॉर्म होता है वो भारी होता है पानी से। ओके, सो क्लोरोफॉर्म नीचे और वाटर ऊपर रहेगा, ये चीज ध्यान रखिए। तो हम यहां पे लिख भी देते हैं, सेपरेटिंग फनल विल बी ऑफ द अपर लेयर वुड बी ऑफ वाटर एंड द लोअर लेयर विल बी ऑफ दैट ऑफ क्लोरोफॉर्म। ओके, चलिए नेक्स्ट। A mixture of 2 or more miscible liquids for which the difference of the boiling points is less than 25 Kelvin can be separated by the process called fractional distillation. ये हमने पढ़ा हुआ है कि जहां पे भी 25 केल्विन से कम का डिफरेंस होता है वहां पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस यूज होती है। चलिए आंसर चेक करें, आंसर चेक करते हैं। अरे आंसर चेक नहीं करना, भी एक और बचा हुआ है। When light is passed through water containing a few drops of milk, it shows a bluish tinge. This is due to the dash of light by milk. मिल्क में क्या होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है ना, क्योंकि वो कोलॉइड है, तो स्कैटरिंग। ओके, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मिल्क एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ये जो स्कैटरिंग की प्रोसेस होती है इसको हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। Okay, this indicates that milk is a dash solution, colloidal solution. Okay, हमने ये सारी चीजें पढ़ी हुई है, सिर्फ fill in the blank सिंपल करना था। Okay, चलिए आंसर चेक करें। सबसे पहला हेट्रोजीनस सेंट्रीफ्यूगेशन, बिल्कुल सही। सेकंड है फिजिकल और केमिकली वो सारे सेम होते हैं, तो हमने केमिकली वर्ड यूज किया था। फिर वाटर हल्का होता है, क्लोरोफॉर्म हैवी होता है, देखो। ओके, फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमारा नेक्स्ट था, और स्कैटरिंग, टिंडल इफेक्ट और कोलॉइड, ये हमारे होते हैं इस पर्टिकुलर फिल इन द ब्लैंक के सारे ऑप्शंस कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सुक्रोज crystals obtained from sugar cane and beetroot are mixed together. Will it be a pure substance or a mixture? Give reason for the same. अब आप एक चीज देखिए, सुक्रोज और शुगर केन दोनों से हम निकाल तो ये जो हमारा, एक मिनट, शुगर केन और बीटरूट, ये दो ऑप्शंस हैं।
सो शुगर केन और बीटरूट है दोनों अलग अलग चीज हैं, बट निकाल क्या रहे हैं? निकाल तो हम उनमें से कॉमन चीज रहे हैं ना, सुक्रोज। अब सुक्रोज यहां से निकालो, सुक्रोज यहां से निकालो और दोनों को मिला दो तो रहेगा तो वो सुक्रोज ही। अब आप पानी को, बारिश के पानी को ले लो या नदी के पानी को ले लो, दो है तो दोनों H2O के H2O ही रहेंगे ना, कुछ अलग तो हो नहीं जाएगा। पानी को अगर मैं साफ मान लूं तो जो हमारा बारिश का पानी है वो भी H2O है, जो हमारा रिवर का पानी है वो भी H2O है, जो लेक या पॉन्ड है वो भी H2O है। तो केमिकली वो पानी का कोई भी सोर्स हो, केमिकली वो H2O रहेगा। और अगर हम बात करते हैं किसकी, शुगर केन और बीटरूट की, तो भले ही सोर्स अलग अलग है पर हमारा केमिकल जो है सुक्रोज, शुगर, वो तो सेम है। और अब आप दोनों, इधर से भी शुगर ली, इधर से भी शुगर ली, अब दो किराने की दुकान से शक्कर लेके आओगे, साथ में मिक्स कर दोगे तो भी बात तो वही है, क्योंकि मिक्स तो हम शक्कर ही कर रहे हैं ना, एग्जैक्टली। तो ये प्योर सब्सटेंस ही रहेगा, मिक्सचर नहीं होगा, क्योंकि मिक्स तो इन शॉर्ट शुगर ही हो रही है। ओके, सो दिस इज द एग्जैक्ट रीजन फॉर दिस। चलिए अब आंसर चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, देखिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, भले ही सोर्स कुछ भी हो, अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। चाहे सोर्स कुछ भी हो, एक पर्टिकुलर केमिकल में जो चीजें मिली हुई हैं वो उतनी की उतनी ही मिली रहेंगी। हमने इस वे में भी पढ़ा था, H2O फ्रॉम लेक, H2O फ्रॉम पॉन्ड, दोनों में ही H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ये सेम है। सिमिलरली सुक्रोज जो होता है वो होता है C6H12O। एक मिनट, ये हमारा ग्लूकोज है, हम सुक्रोज को लिख देते हैं पहले, C12H22O11, ये बीटरूट का है, और नीचे वाला C12H22O11 ये हमारा शुगर केन का है। अब आप चाहे शुगर केन का ले लो चाहे बीटरूट का ले लो, दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम केमिकल फॉर्मूला है, कहीं से कुछ भी ले लो, मिक्स कर दो, रहेगा तो प्योर सब्सटेंस। सोर्स कुछ भी हो, अगर सब्सटेंस कॉमन है तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व्ड इन योर सराउंडिंग। हमारी सराउंडिंग में हमें टिंडल इफेक्ट कहां कहां देखने के लिए मिलता है? एक तो आप जब बंद अंधेरे रूम में बैठे हैं, अगर एक पतली सी बीम ऑफ लाइट आ रही है तो वो बीम ऑफ लाइट इसलिए विजिबल होती है क्योंकि उसके बीच में पार्टिकल्स जो है वो हिल रहे होते हैं। स्कैटरिंग ऑफ द बीम ऑफ लाइट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। ये पहला पार्ट हो गया, एक एग्जांपल हो गया। दूसरा, अगर आप मिल्क के सोल्यूशन से लाइट मारोगे तो मिल्क का जो सोल्यूशन है, बीच में जो मिल्क का हमारा कोलॉइडल सोल्यूशन है, उसके बीच में भी लाइट जो है वो पूरी दिखेगी, लाइट का पाथ इल्यूमिनेट हो जाएगा। क्यों इल्यूमिनेट हो जाएगा? भाई वो कोलॉइड है, स्कैटरिंग करेगा। देन दिस इज वन मोर एग्जांपल। थर्ड आता है, जब हेडलाइट, आप गाड़ी चला के जा रहे हो, जब उसकी हेडलाइट चालू है तो हेडलाइट के सामने हमें धूल दिखती है ना, और हेडलाइट विजिबल होती है। अब अगर कोई गाड़ी जा रही है, ओके, ये समझ लो एक कार जा रही है, ओके, और यहां से उसकी लाइट पड़ रही है, तो मैं अगर साइड से खड़े होकर देखूंगा तो मुझे उसकी लाइट का पूरा पाथ विजिबल होगा। क्यों? क्योंकि जो धूल है वो लाइट को पूरा विजिबल करा रही है, उसके पाथ को, बीम ऑफ लाइट को विजिबल करा रही है। ठीक है, सो ये भी हमारा एक एग्जांपल हो गया। और एक चीज आपने और नोटिस करी होगी, जब बारिश होती है तो स्ट्रीट लाइट्स को कभी देखना, स्ट्रीट लाइट जब जल रही है तो उसका पास का हिस्सा है ना बहुत अच्छा ग्लो करता दिख रहा होता है। क्यों? क्योंकि जो वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ना वो लाइट की स्कैटरिंग करा रही है। तो कभी भी अगर हमको बारिश होती देखनी होती है तो हम स्ट्रीट लाइट की तरफ देख लेते हैं, क्योंकि वहां पे लाइट स्कैटर होती है तो हमें बारिश की बूंदें पूरी दिखती हैं। ये डेली लाइफ से हमारे एग्जांपल्स हैं। ओके, चलिए आंसर चेक करते हैं। पहला है, when light enters a dark room through a hole or a small window, तब sunlight passing through a group of trees in the forest। ये एक हमारा एनसीईआरटी का एग्जांपल है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था हमारे क्विक रिवीजन के टाइम पे। एंड पाथ ऑफ लाइट रे सीन इन फ्रंट ऑफ द प्रोजेक्टर इन द सिनेमा हॉल, ये एक और एड ऑन एग्जांपल हो गया जो हमने एग्जांपल पढ़े। तो उसके साथ साथ कि जब आप पिक्चर देखने जाते हो तो जो प्रोजेक्टर हॉल में प्रोजेक्टर से वो बीम ऑफ लाइट निकलती है, उसका भी तो रास्ता आपको पूरा दिखता है। कभी पलट के पीछे वो प्रोजेक्टर से लाइट आती है जो उसको देखना, बीच में जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे उसमें पूरी बीम ऑफ लाइट आपको दिखेगी। ओके, सो ये हो गया हमारा 27th क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैन वी सेपरेट अल्कोहल डिसॉल्व्ड इन वाटर बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। क्या आप अल्कोहल को सेपरेट कर सकते हो जो पानी में मिलाया हुआ है सेपरेटिंग फनल से? आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अल्कोहल और वाटर ये दोनों बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, ये दोनों बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, ये लोग दोनों मिसेबल लिक्विड्स हैं, ठीक है, ये दोनों मिसेबल लिक्विड्स हैं। और आगे हमने देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, देखिए, इफ यस देन डिस्क्राइब द प्रोसीजर, इफ नॉट एक्सप्लेन। अगर आप इनको सेपरेट कर सकते हो सेपरेटिंग फनल से तो बताओ, अगर नहीं कर सकते हो तो भी बताओ। अब जैसा कि अभी मैंने बोला कि अल्कोहल और वाटर जो है वो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो रहे हैं, तो फिर कैसे हो सकता है कि वो सेपरेटिंग फनल से सेपरेट किए जा सके? मिक्सचर्स को हम हेट्रोजीनस को तो आराम से कर सकते हैं, बट जब बात होती है होमोजीनस मिक्सचर्स की जो कि अल्कोहल और वाटर है, उनको आप सेपरेटिंग फनल से नहीं कर सकते। सेपरेटिंग फनल का जो प्रोसेस है, जो उसके पीछे प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, वो है अलग अलग डेंसिटीज कि दो लेयर्स अलग अलग फॉर्म हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर अल्कोहल और वाटर दो लेयर फॉर्म कर लेते कि अल्कोहल ऊपर वाटर नीचे या वाटर ऊपर अल्कोहल नीचे, तो सेपरेटिंग फनल से हो सकता था, बट यहां ऐसा नहीं है क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। सो वी कैन नॉट सेपरेट देम बाय द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फनल। चेक करते हैं आंसर को। Both alcohol and water are miscible and hence cannot be separated by using a separating funnel. चलिए next question. On heating, calcium carbonate gets converted into calcium oxide and carbon dioxide. Is this a physical or a chemical change? अब obvious सी बात है कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट कर रहे हो तो वो फॉर्म हो रहा है CaO और CO2 में। अब देखो रिएक्टेंट क्या था और प्रोडक्ट क्या बना है, बिल्कुल अलग चीजें हैं, तो इस कारण हम ये बोलेंगे कि एक केमिकल चेंज है क्योंकि केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आ गया है। ओके, सो दिस इज अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट, कैन यू प्रिपेयर वन एसिडिक एंड वन बेसिक सॉल्यूशन बाय यूजिंग द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द अबव प्रोसेस? इफ सो राइट द केमिकल इक्वेशंस इन्वॉल्व्ड। आपको एक एसिडिक और एक बेसिक प्रोडक्ट बनाना है इनको यूज करके। क्या आप वो कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग, और हमें उसकी इक्वेशन लिखनी है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं एसिडिक प्रोडक्ट। ये जो CO2 दिया हुआ है, इसको अगर आप पानी में मिला दो तो ये फॉर्म करता है H2CO3, और ये H2CO3 क्या होता है? दिस इज कार्बोनिक एसिड, दिस इज कार्बोनिक एसिड। और नेक्स्ट आता है हमारा एक बेसिक सब्सटेंस। सो बेसिक के लिए CaO प्लस H2O गिव्स CaOH होल ट्वाइस। ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया हमारा एक बेसिक सब्सटेंस। तो एक एसिडिक और एक बेसिक दोनों सब्सटेंसेस इसके थ्रू बनाए जा सकते हैं। चलिए आंसर को चेक करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। ओके, सिंस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर न्यू कंपाउंड्स, their properties are altogether different from those of calcium carbonate, therefore this is a chemical change। अभी हमने यही पढ़ा। अब नेक्स्ट, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो एक मेटालिक ऑक्साइड है। जो कैल्शियम ऑक्साइड है मेटालिक ऑक्साइड है ना, कैल्शियम मेटल होता है, तो मेटालिक ऑक्साइड को जब पानी में डालते हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि एक बेस है। ओके, तो कैल्शियम ऑक्साइड्स जो होते हैं ये बेसिक ऑक्साइड्स कहलाती है क्योंकि ये एक बेस फॉर्म कर रहे हैं। वहीं पे अगर आप बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, और नॉन मेटालिक, कार्बन नॉन मेटल है, तो कार्बन की ऑक्साइड हो गई नॉन मेटालिक ऑक्साइड। इसको कभी आप पानी में मिलाओगे तो देखो क्या बन रहा है? कार्बोनिक एसिड, और ये एक एसिड होता है। तो इस कारण एक एसिडिक और एक बेसिक चीज हमें मिल रही है इनके प्रोडक्ट से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Non-metals are usually poor conductors of heat and electricity. They are non-lustrous, non-sonorous, non-malleable and are colored. जो non-metals होते हैं ना वो शाइन करते हैं, ना उनमें से रिंगिंग साउंड आता है, ना उनमें से आप शीट्स बना सकते हो, और दूसरी चीज वो कलर्ड होते हैं बहुत ज्यादा। सो नेम अ लस्ट्रस नॉन-मेटल। ऐसा नॉन-मेटल जो लस्ट्रस हो, उसका एग्जाम्पल है आयोडीन। ओके, सो आयोडीन जो होता है ये एक लस्ट्रस नॉन-मेटल होता है, ये शाइन देता है। ओके, नेम अ नॉन मेटल विच एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, तो ऐसा एक ही नॉन मेटल है, दैट इज ब्रोमीन। नेक्स्ट, द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नेम द एलोट्रोप। मतलब एक नॉन मेटल का एक ऐसा फॉर्म है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। हालांकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, बट एक नॉन मेटल का एक फॉर्म है
जो नेचर में मिलता है और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो उस नॉन मेटल का नाम है कार्बन, और कार्बन का वो जो फॉर्म है उसका नाम है ग्रेफाइट। ओके, सो ग्रेफाइट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ये जो हमारी लीड पेंसिल्स होती है ना, पेंसिल्स, उनमें यूज होता है ग्रेफाइट। ओके, नेक्स्ट, नेम अ नॉन मेटल विच इज नोन टू फॉर्म द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स। एक ऐसा नॉन मेटल जो सबसे ज्यादा कंपाउंड्स बनाता हो, तो वो नॉन मेटल का नाम है कार्बन। कार्बन सबसे ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है। हमारी बॉडी में हर जगह कार्बन है। हमारे बॉडी में हमारी जो स्किन है उसमें, हमारे जो ऑर्गन्स बने हुए हैं उसमें, जो हमारे वेन्स हैं, हर जगह पे कार्बन ही कार्बन है, क्योंकि ऑर्गेनिक चीजें, जितनी भी लिविंग चीजें होती हैं वो कार्बन की बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सारी चीजें कार्बन की बनी है। ओके, नेम अ नॉन मेटल अदर देन कार्बन विच शोज एलोट्रोपी। एक ऐसा नॉन मेटल जो एलोट्रोपी शो करता हो और कार्बन से अलग हो। ठीक है, तो उसमें एक एग्जांपल जो हम दे सकते हैं वो है सल्फर। ओके, सल्फर भी एलोट्रोपी शो करता है। एलोट्रोप्स आपको सल्फर के भी मिल जाएंगे। ओके, एंड नेम अ नॉन मेटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। कंबशन मतलब जलाना। तो ऐसा नॉन मेटल जो किसी भी चीज को जलाने में हेल्प करे, तो हमारा एक ही ऐसा नॉन मेटल है जो जलाने में हेल्प करता है, दैट इज ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। क्लियर? तो हमारे ये इतने ऑप्शंस, हमारे इतने आंसर्स आ गए हैं। चलिए अब आंसर्स को चेक करते हैं। सो देखिए, सबसे पहला आयोडीन, ये एक लस्ट्रस नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे वो है ब्रोमीन। उसके बाद देखिए ग्रेफाइट विच इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ये एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। एक ऐसा नॉन मेटल जो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है वो है कार्बन। और मैंने ऑर्गेनिक वर्ड यूज किया था, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, ठीक है। अब यहां देखिए लाइक कार्बन, नॉन मेटल सल्फर और साथ में फास्फोरस। हालांकि उन्होंने एक एग्जांपल पूछा था तो हमने सल्फर दे दिया। उसके अलावा फास्फोरस भी एक ऐसा एलिमेंट होता है जो एलोट्रोपी शो करता है। और लास्ट है एक ऐसा नॉन मेटल जो कंबशन के लिए जरूरी हो, दैट इज ऑक्सीजन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लासिफाई द सब्सटेंसेस गिवन इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। यहां पे कुछ सब्सटेंसेस दिए हुए हैं, इनको हमें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डिवाइड करना है। चलिए तो करते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ओके, एलिमेंट्स में हम किसको कर सकते हैं? Cu, Zn, उसके बाद O2, F2, Hg एंड डायमंड, ये सब एलिमेंट्स हैं। ओके, इसके अलावा और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं है। फिर कंपाउंड्स में आ जाते हैं। NaCl ये कंपाउंड है, H2O एक कंपाउंड है, CaCO3 एक कंपाउंड है। तो इसको एक अलग कलर भी दे देते हैं। हमारा NaCl कंपाउंड है, H2O कंपाउंड है, CaCO3 कंपाउंड है। अब बच रहा है वुड और सैंड। ओके, आप सैंड को भी हालांकि यहां डाल सकते हो और वुड को भी डाल सकते हो, बट ये है ना मिक्सचर्स होते हैं, ये मिक्सचर्स होते हैं, क्योंकि वुड तो मिक्सचर है, सैंड में भी सिलिका वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं, तो बेसिकली दे आर मिक्सचर्स। एनी हाउ यू कैन से सैंड एज अ कंपाउंड बिकॉज उसमें सिलिका होता है, सिलिकेट्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं हमारा आंसर क्या है। तो देखिए एलिमेंट है डायमंड, Hg, Zn, Cu, O2 एंड F2। ओके, और यहां पे भी हमने वही देखा था कि हमारा जो ये Zn है, Cu है, Hg है, O2 है और F2 है, ये सारी चीजें हमारी एलिमेंट्स थी। और फिर कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो कंपाउंड्स में H2, CaCO3, NaCl, वुड और सैंड को हमने पर्पल कलर से लिखा था, तो वो चीजों को भी इन्हें यहां कंपाउंड में ऐड कर लिया है। ठीक है, सो दैट मींस जो हमने किया था वो हमारा सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं अब टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following are not compounds? इनमें से कंपाउंड्स कौन कौन से नहीं है ये हमें बताना है। ठीक है, तो नहीं है हमें कंपाउंड, एक ये हमारा कंपाउंड नहीं है क्योंकि क्लोरीन गैस का फॉर्मूला होता है Cl2 और ये एलिमेंट है, तो दिस इज नॉट कंपाउंड। पोटेशियम क्लोराइड ये बिल्कुल सही है, ये कंपाउंड है। आयरन, आयरन कंपाउंड नहीं है, आयरन का फॉर्मूला होता है Fe, ये अकेला एलिमेंट है। ओके, आयरन सल्फाइड ये कंपाउंड है। एल्यूमिनियम कंपाउंड नहीं है, इसका फॉर्मूला है Al। आयोडीन कंपाउंड नहीं है, इसका फॉर्मूला है I। कार्बन कंपाउंड नहीं है, इसका फॉर्मूला है C।
कार्बन मोनोऑक्साइड ये कंपाउंड है, और सल्फर पाउडर भी कंपाउंड नहीं है, इसका फॉर्मूला अकेला S है। सो जिन पे मैंने टिक लगाया हुआ है, देखिए पोटेशियम क्लोराइड, आयरन सल्फाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये 3 ऐसे हैं जो कंपाउंड्स हैं। ठीक है, चलिए आंसर को चेक करते हैं अब। Potassium chloride, iron sulfide and carbon monoxide are compounds, but all the remaining substances such as chlorine, iron, aluminium, carbon, iodine and sulfur are not compounds but actually they are elements. Okay, यही explanation अभी हमने दिया था पिछले स्लाइड पे। Okay, चलिए तो इसी के साथ हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एग्जाम्पलर के कंप्लीट होते हैं। अब मैग्नेट ब्रेन्स के YouTube चैनल पे अगर आपको वीडियोस को ऑर्डर या सीक्वेंस में देखने में कोई इशू आता है, सो आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज www.magnetbrains.com पे जा सकते हैं। वहां पे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जैसे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पे आप क्लिक करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6 to 12th में आप क्लिक करिए, आपके सामने एग्जाम्पलर की सीरीज ओपन हो जाएगी। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो 9th क्लास का केमिस्ट्री एग्जाम्पलर यहां पे दिखेगा, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप इस तरीके की एक स्क्रीन पे पहुंचेंगे जहां कोर्स की डिटेल्स दी होंगी और नीचे चैप्टर्स दिए होंगे। ओके, सो यहां जो भी चैप्टर्स दिए होंगे आप चैप्टर पे क्लिक कीजिए। सारे वीडियोस एक सीक्वेंस में होंगे, आपको जो भी वीडियो देखना है, जितनी बार देखना है, आप वीडियो पे क्लिक करो, वॉच नाउ पे क्लिक करो, आपके सामने वीडियो ओपन हो जाएगा, प्ले करके आप अपना वीडियो देख सकते हैं। ओके, फिर मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, इन सबके वीडियो लेक्चर्स 100% फ्री में अवेलेबल कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, ना ही कोई दूसरी फीस पे करनी पड़ती है, क्योंकि यहां सारी चीजें 100% फ्री है, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। सो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सिबलिंग्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ। और साथ ही साथ में इस लेक्चर के बाद आपको लेक्चर मिलेगा एग्जाम्पलर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का। सो उसके लिए बने रहिए मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू।